अच्छा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। भाई साहब, आप लोग की गुड मॉर्निंग बड़ी बेकार सी आ रही है। वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा, जिंदगी में एक चीज याद रखो। हम लोगों ने जब इस प्रोफेशन को स्टार्ट करा है तो एक ही एम आपको नजर आना चाहिए आगे लाइफ के अंदर। वो दो लेटर्स, दैट इज आपके नाम के साथ मिस्टर और मिसेस आए या ना आए चलेगा, बट सीए जरूर आना चाहिए। अगर तुम लोग का ये मोटिवेशन रहेगा कि भैया मेरे को कोई मिस्टर बुलाए ना बुलाए चलेगा, मुझे कोई मिस बुलाए या मिसेस बुलाए नहीं बुलाए चलेगा, पर मेरे नाम के साथ सी ए करके लेटर आना चाहिए। बड़ा एक चेयर दो इनको बीच में, चेयर दो बच्चा, चेयर दो। एवरीबडी गॉट इट? तो मेक श्योर दैट शुड बी द इंटेंस मोटिवेशन यू हैव। आपके पास वो इंटेंसिटी, वो मोटिवेशन होना चाहिए उस चीज को लेकर। बच्चा हेडिंग लिखिए, इट्स अ न्यू टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस। सारे बच्चे बेटा इस टॉपिक को लिखो। ये टॉपिक का थोड़ा सा बेस आप लोगों ने करा होता है। प्लीज राइट डाउन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, कितने लोगों ने इसको +1 में करा हुआ? पहले थोड़ा देखें, कोई है बच्चे? वेरी फ्यू, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में छुड़वा देते। ठीक है, गुड। बट गाइस, हम लोग ना इस टॉपिक को अब थोड़ा सा करेंगे इलैबोरेटिव डिटेल्स में। याद रखिएगा, विल बी डूइंग इन डिटेल्स। तो सारे बच्चे बेटा हेडिंग लिखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा और इस एग्जाम्पल के साथ समझिए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। भाई, इन दोनों भाई साहब को आप जानते हो बेटा। ये हो गया अपना मुक्कू, मतलब मुकेश जी। ये हो गया अपना बिल्लू, मतलब बिल गेट्स जी। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब अगर सपोज कर लीजिए, मान लीजिए मुकेश जी ने या मुक्कू ने बिल्लू को गुड्स बेचे। एग्जाम्पल को समझना, उन्होंने इसको गुड्स बेचे। अच्छा, बिल्लू कहता है भाई, भाई देख 1 लाख के गुड्स हैं, मैं 1 लाख तेरे को एक साथ नहीं दे पाऊंगा, मुझे ना थोड़ा टाइम दे। मुक्कू भैया कहते हैं ओके डन, आई गिव यू 3 मंथ्स। मैं आपको 3 महीने का उधार देता हूं। चलो आप एक काम करो, 3 महीने के उधार के अंदर आप मुझे पैसे दे दो, मतलब 3 मंथ्स क्रेडिट। बट मुक्कू कहते हैं थोड़ा अपना काम पक्का करें यार, मेरे को क्या बता, मैंने इसको गुड्स बेचे हैं, 3 महीने बाद बिल्लू भाई पैसे दे या ना दे, कल को मुकर ही ना जाए भाई। तो वो क्या करता है, कहता है एक काम करते हैं यार, एक लीगल डॉक्यूमेंट में बनाता हूं। लेट्स मेक अ लीगल डॉक्यूमेंट, और उस लीगल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली मैं ना एक बिल ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करूंगा मतलब ये बनाएगा, और बिल्लू भैया उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे मतलब वो साइन करेंगे कि हाँ मैंने इसके पैसे देने हैं। और बच्चा याद रखिएगा, जब ये भाई साहब उसको एक्सेप्ट कर देगा तो वो बन जाता है बिल्स ऑफ, क्या बन जाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स बेचती है तो कई बार उनके बीच में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो उन लोग अपनी सेफ्टी के लिए या अपनी सिक्योरिटी के लिए वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर एक बिल ड्रॉ करते हैं। और बिल ड्रॉ करते हैं, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है। जो सामने वाला बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है बेटा, तो वो बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहां पर पैसे लेने किसने हैं? पैसे लेने भाई इसने। तो इसके लिए ये बिल बन जाएगा बिल रिसीवेबल। और पैसे देने किसने?
इसने, बिल्लू ने, तो इसके लिए क्या बन जाएगा? बिल्स पेबल। अच्छा, एवरीबडी इज क्लियर? तो एक बंदे के लिए भाई साहब बन जाता है बिल रिसीवेबल, दूसरे के लिए क्या बन जाता है? बिल्स पेबल। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इसमें यह बंदा मुक्कू बिल बनाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ड्रॉर। बिल्लू उस बिल को एक्सेप्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। इज दिस डन? ठीक है, तो बेटा यही बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इन शॉर्ट क्या है? आइए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सारे। प्लीज राइट डाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? प्लीज राइट डाउन बच्चा। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में क्या है? सारे बच्चे भाई जरा एक बार इसका मीनिंग वगैरह लिख लें। राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 of Negotiable Instrument Act 1881। अच्छा, आपको पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जितने भी ये चेक होते हैं, बिल्स होते हैं, इनको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। याद रखिएगा, जितने भी चेक हैं, बिल्स हैं, इन सबको क्या बोला जाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, a bill of exchange is an instrument in writing. A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order. Containing an unconditional order signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument. Or to the bearer of the instrument. देखो बच्चा, अब बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन समझो। आई होप बच्चों ने नोट कर लिया। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, मतलब ऑब्वियसली राइटिंग में होता है, लीगल डॉक्यूमेंट है, स्टैम्प पेपर पे होता है। आई थिंक एवरीबडी नोज आउट हियर स्टैम्प पेपर क्या होता है। ठीक है, इन राइटिंग विच कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। अगर तो बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं कि भाई अगर उसने बोल दिया कि तूने मेरे पैसे देने तो देने, कल को बिल्लू बोलेगा बारिश होगी तो पैसे दूंगा, बोलेगा इंडिया मैच जीतेगा तो पैसे दूंगा, भाई ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता। याद रखना, इट इज एब्सोल्युटली कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। हाँ, उसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मुकेश क्या कर सकता है या मुक्कू क्या कर सकता है भाई, वो ना बोलता है एक काम कर बिल्लू, मैंने ना पैसे, सपोज कर ले भाई, मान लीजिए मैंने कोई बंदा है पैसे, सपोज कर लो मिस्टर अनिल, मैंने उसके पैसे देने हैं। तू एक काम कर, तू ना ये जो बिल का पैसा है ये डायरेक्टली तू इसको दे दियो।
आपको पता है ऐसे करके हम किसी को बिल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट। ठीक है, देखो मैं अभी यहां पर मान के चल रहा हूं कि तुम लोगों ने क्लास 11th में कोई पढ़ाई नहीं करी, और कई बच्चों के लिए मेरा मानना सही भी है, राइट। हमने क्लास 11th में बड़ी मौजें करी हुई है, बहुत टपोरीबाजी करी हुई है, तो क्लास में टीचर बोलता था हम सुनते नहीं थे। तो जिन शरीफ बच्चों ने पढ़ाई करी है दैट्स वेरी गुड, जितने लोगों ने नहीं पढ़ाई करी कोई बात नहीं, तो भाई अब करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर अनिल को पैसे दिए जाएंगे, तो यही ये लाइन है जो आपको समझ में आनी चाहिए। वो लाइन क्या है? और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो भाई याद रखना, जिसके पास भी लास्ट में बिल होगा उसको देना है। बेयरर मींस, जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लो अनिल ने आगे बिल सपोज कर लो मिस्टर टाटा को इंडोर्स कर दिया, तो अल्टीमेटली जो पैसे हैं वो लास्ट में किसके पास जाएंगे? टाटा के पास। मतलब जिसके पास भी बिल हो। कई बार क्या होता है, एक बंदा ना दो तीन आगे लोगों को बिल इंडोर्स करता जाता है करता जाता है करता जाता है, तो क्या होता है, बिल आगे ट्रांसफर होता जाता है। तो सारे बच्चे ना इस बात को याद रखना, इसलिए लाइन आती है टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कहने का मतलब जिसके पास लास्ट में बिल होगा उसको ये दे दिया जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई कांट हियर। चलो गुड, आई होप द मीनिंग इज क्लियर। बड़ा जितने बच्चे ऑनलाइन में क्लास देख रहे हो, आई होप द मीनिंग इज क्लियर। ओके दैट्स ग्रेट। आगे लिखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज के भाई कुछ फीचर्स होते हैं, ये फीचर अपने को अच्छे से लिखने हैं। सर इसकी थ्योरी, यस बच्चा, थ्योरी तो हमने हर चैप्टर की अच्छे से करनी है। याद रखिएगा बेस बिल्डिंग के लिए थ्योरी बड़ी जरूरी है, तो बेटा थ्योरी है जरूरी, याद रखना अपने को अच्छे से करनी है। लिखिए पहला, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बेटा? सबसे पहला, वो एक रिटन में होता है, पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात, वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। तो बेटा पहली बात दिमाग में रखना, राइटिंग में है। दूसरी बात, अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो बेटा एक तो वो राइटिंग में होगा, दूसरा क्या होगा, वो अनकंडीशनल ऑर्डर, ये बात याद रखना। नेक्स्ट, it is drawn and signed by the person who grants credit or by the creditor। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है? इसने पैसे लेने होते। बेटा क्रेडिटर कौन होता है बताओ मुझे? क्रेडिटर इज अ पर्सन जिसने पैसे लेने होते हैं। बेटा इज दिस क्लियर एवरीवन? अब सपोज कर लो, मैंने जो आपको भी ऊपर वाला एग्जाम्पल दिया, मैंने ये मुकेश और बिल्लू वाला एग्जाम्पल दिया, बेटा इस केस में ड्रॉर कौन होगा? क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, सारे बच्चे याद रखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमेशा बिल बनाने वाला कौन होता है? क्रेडिटर। ठीक है, हम क्रेडिटर को ड्रॉर भी बोलते हैं। अच्छा, इट इज एड्रेस टू द पर्सन टू whom क्रेडिट इज ग्रांटेड और टू द डेटर। मतलब ये किसको एड्रेस किया जाता है? हमेशा डेटर को, मतलब जिससे पैसे लेने हो, जिससे पैसे लेने हो, ये बात याद रखिएगा। तो बेसिकली इट इज एड्रेस टू अ पर्सन, हमने जिससे पैसे लेने होते। तो बच्चा ये बात याद रखना, दैट इज द डेटर। तो इस केस में डेटर कौन होगा आपका एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली? बिल्लू, याद रखिएगा बच्चा। तो तीन फीचर दिमाग में रखना फटाफट से, पहले तीन फीचर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो रिटन और अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। दूसरी बात, इसको हमेशा कौन करता है बेटा? इसको ड्रॉ करता है और साइन करता है कौन? क्रेडिटर। तीसरी बात, ये हम किसको देते हैं बेटा? डेटर को। कहने का मतलब उस पर ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस कौन देता है? डेटर। अच्छा, चौथी बात, amount is payable either on demand or at a fixed or determinable future time. What does it mean?
भाई अमाउंट कब दिया जाता है? अमाउंट दो केसेस के हिसाब से पे किया जाता है। या तो बोलेगा भाई कि अमाउंट आज के आज पे कर दो, डिमांड पे कर दो, या जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया कि भाई 3 मंथ्स के बाद अमाउंट दे दियो, तो बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइम पीरियड कितना हो जाता है बच्चा? 3 मंथ्स। तो सारे बच्चे इस बात को याद रखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज का उसमें टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है? 3 मंथ्स। हमेशा अमाउंट ये फ्यूचर टाइम पे जो पे करना होता है उसके अकॉर्डिंगली आता है। हाँ जी बच्चों, इज इट डन? नेक्स्ट आगे सुनिए। द अमाउंट इज पेबल either to the bearer of the instrument or to the specified person or to the order of such person। मतलब भाई ये 5th पॉइंट का मीनिंग आपको क्लियर कर रहा हूं कि अमाउंट किसको दिया जाता है? या तो जिसके पास बिल हो, या मान लो एक बंदे ने ऑर्डर प्लेस करा, भैया एक काम करो, आप ना ये जो बिल का पैसा है ये उठा के आप इस बंदे को दे दो, जैसे इसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मुकेश ने बोला बेटा अनिल को दे दे, अनिल ने बोला बेटा तू एक काम कर टाटा को दे दे। तो ये बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, अमाउंट या तो मैं इंस्ट्रूमेंट के बेयरर को पे करूंगा, ठीक है, या मैं पे करूंगा भाई जो मेरा ड्रॉर मुझे ऑर्डर करेगा। अगर ड्रॉर ने बोला कि ये पैसा भाई इस फलाने बंदे को देना है, फिर मैं उस पर्टिकुलर बंदे को दूंगा। Is clear everyone? Come on guys, I can't hear everybody। ठीक है भाई, थोड़ा क्लास में सारे बच्चों को बोला थोड़ा जोश के साथ बैठो भाई साहब। इसके बाद ऑब्वियसली अमाउंट हमेशा एक सर्टेन सम ऑफ मनी होता है। अब बच्चा बोलेगा सर अमाउंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा अमाउंट पेबल इज अ सर्टेन सम ऑफ मनी। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक प्यारा दोस्त अपना बोलता है, अपनी सहेली को बोलता है कि भाई मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, 3 महीने के बाद भी करूंगा। सहेली बोलती है विश्वास नहीं, सहेली बोलती है विश्वास नहीं है, तो वो क्या बोलता है, चल मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता हूं। बेटा ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा? ये बात सबको समझ में आ रही है? तो ये बेकार की बातें होती हैं। याद रखिएगा अमाउंट हमेशा क्या होता है? एक सम ऑफ मनी। अमाउंट हमेशा क्या होता है बच्चा? एक सम ऑफ मनी, ठीक है। ओके, पहले मुझे सारे बच्चे बताइए क्या ये 6 फीचर क्लियर है हम लोगों को? बेटा फोर्थ वाला सिंपल सी फंडे वाली बात है, आपका फोर्थ वाला पॉइंट जो है वो इसी बेस पर है। अगर आपने सपोज कर लो मैंने आपको आज गुड्स बेचे, आपने मुझे आज ही पैसे दे दिए, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई रोल ही नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज वो सिर्फ कहना ये चाहता है उधार की ट्रांजेक्शन्स में आता है। बट अगर आप याद करोगे मैंने आपको भी 2 मिनट पहले एक एग्जाम्पल दिया और मैंने स्पेसिफिकली आपको टर्म बोली है कि उसने गुड्स बेचे बट उसने बोला 3 मंथ्स के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। ये 3 मंथ्स के गैप के आने की वजह से बिल ऑफ एक्सचेंज आता। क्लियर? गुड, ठीक है। हाँ जी, एनी मोर फीचर यू वांट टू एक्सप्लेन? पक्का? चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे सुनिए। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं भाई, तो हेडिंग लिखो 3 पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटा पहले इस चैप्टर का बेस बनाने के लिए ना इसकी थ्योरी अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग थ्योरी बहुत अच्छे से करेंगे ताकि जिस बच्चे ने +1 में नहीं भी करा हुआ उसको दिक्कत नहीं आएगी। पहला ड्रॉर, फर्स्ट पार्टी। ड्रॉर कौन होता है? द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड द ड्रॉर। इन अदर वर्ड्स ही इज द पर्सन हु ग्रांट्स क्रेडिट। सिंपल सा फंडा, जिसने पैसे लेने होते हैं भाई साहब, जिसने पैसे लेने हैं वो बंदा कौन है? ड्रॉर। मतलब ये वो बंदा होता है जो लोगों को क्रेडिट ग्रांट करता है।
कि बेसिकली वो बंदा है जो लोगों को क्रेडिट ग्रांट करता है. दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ड्रॉअर. नेक्स्ट, अगली कहानी. फिर हम बात करते ड्रॉइंग. ड्रॉइंग कौन है? The person on whom the bill is drawn for its acceptance. मुझे एक बात बताओ, जब तक सामने वाला बंदा साइन नहीं करेगा कि मैंने तेरे पैसे देने हैं, तुम अकेले बिल बना के क्या करोगे? सोचो. तो सामने वाले बंदे के सिग्नेचर बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ड्रॉइंग बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जो बंदा बिल को एक्सेप्ट करता है उसको हम ड्रॉई कहते हैं. कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में, इन अदर वर्ड्स, ही इज द पर्सन टू हुम द क्रेडिट इज ग्रांटेड. बंदा कौन होता है? जिसको हम क्रेडिट ग्रांट करते हैं. सो ड्रॉअर इज अ पर्सन हु ग्रांट्स क्रेडिट एंड ड्रॉई इज अ पर्सन टू हुम द क्रेडिट इज ग्रांटेड. जिसको हम क्रेडिट ग्रांट करते हैं उसको बेसिकली हम लोग ड्रॉई बोलते हैं. नेक्स्ट, एक टर्म और आती है बेटा, पेई. अच्छा, पेई वर्ड सुन के तुम्हें क्या लगता है? पेई मतलब पे करने वाला? नहीं, याद रखना पेई होता है अल्टीमेट रिसीवर, इसको लास्ट में पैसे मिलते हैं. थोड़ा मैं पहले तुम्हें एग्जांपल दे देता हूं, रुको समझाने के पहले. जैसे फॉर एग्जांपल, भाई मुकेश ने क्या करा था? अनिल को बिल एंडोर्स करा था, याद है? अनिल ने क्या करा? टाटा को कर दिया. लास्ट में पैसे किसको मिले? तो हु इज द पेई ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल? को अल्टीमेट रिसीवर बोलते. तो भाई याद रखना, पेई का मतलब द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड द पेई. अच्छा, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर एंडोर्समेंट ना हो तो ड्रॉअर और पेई तो सेम हो गए. याद रखना, ड्रॉअर और पेई का डिफरेंस तभी आता है जब एंडोर्समेंट होती है. अगर एंडोर्समेंट नहीं है तो ड्रॉअर और पेई सेम है. अगर आप डेफिनेशन देखो, जिसके फेवर में बिल ड्रॉ किया गया, जिसके फेवर में बिल ड्रॉ करना मतलब ड्रॉअर और पेई सेम हो गया. तो पेई या तो थर्ड पार्टी हो सकती है एंडोर्समेंट के केस में, या ड्रॉअर खुद हो सकती है. तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में याद रखिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ड्रॉअर एंड पेई आर द सेम. और जिसके केस में एंडोर्समेंट होगा उस केस में ड्रॉअर और पेई सेम नहीं होता है. हाँ जी बच्चा, नोटेड है? सारे बच्चे देख लो बच्चा, इज इट नोटेड? गुड. अच्छा, अब बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा नजर आता है, होता कैसे? अच्छा, ये स्पेसिमेन तुम लोग को नोट नहीं करना, मैं तुम्हें ना एक काम करता हूं, पहले तुम लोग को एक रियल लाइफ बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाता हूं कि बेसिकली ये होता कैसा है, फिर तुम्हें एक स्पेसिमेन के बारे में बताऊंगा. ये देखिए बच्चा, अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज इस तरीके से नजर आता है. ये ना एक लीगल स्टैम्प पेपर की तरह होता है, एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर होगा. ये नोट नहीं करना ऑब्वियसली, खाली तुम्हें समझाने के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसमें बोलूंगा भाई 2 लाख रुपए देने हैं, 60 दिन के बाद देने हैं. अब यहां पर मैंने एबीसी को देने हैं, तो ये बंदा उसको एक्सेप्ट करता है. जो ड्रॉई होता है उसके साइन यहां पर आते हैं.
कि हाँ जी 60 डेज के बाद मैं उस बंदे को 2 लाख रुपए दूंगा, और ड्रॉर के साइन यहां पर आते। तो इस तरीके से नॉर्मल तरीके से बेटा ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज एक ड्रॉ होता है। ये इसका एक सैंपल फॉर्मेट है, सारे बच्चे याद रखिएगा। तो ये एक थोड़ा सा लीगल डॉक्यूमेंट टाइप होगा बच्चा, याद रखना। अगर तुम इसको देखना चाहते हो तो इस तरीके से इसकी स्टैम्प स्टूम्प लगी होती है, ये यहां पर, ये राहुल ने एक्सेप्ट करा, ठीक है। तो इस केस में बच्चा प्रॉपर एक लीगल स्टैम्प पेपर पे होता है। आप लोग को सारे बच्चों को पता है स्टैम्प पेपर क्या चीज है? आई थिंक एवरीबडी नोस, ठीक है, ओके। भाई एक चीज और आपको तंग करेगी जो आपने बचपन में नहीं करी, वो था प्रॉमिसरी नोट। अच्छा, पहले इसको लिखने के पहले मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने बेटा कभी करेंसी को ध्यान से देखा अपनी? अभी 2000 का नोट बंद होने वाला है बेटा, चलो एक काम करते, उनको जाते जाते एक बार अच्छे से देखते, ठीक है जी। तो हम लोग एक काम करते, एक बार इंडियन करेंसी नोट को अच्छे से स्टडी करते, क्योंकि बच्चों की पहले मैं ये चीज जो है ना, मैं बच्चों की भाई ये पहले जो ये गड़बड़ आप लोग करते हो ना जिंदगी में, इसको पहले क्लियर करूं। चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई, ये रहे हमारे 2000 के नोट। तुमने बेटा 2000 का नोट अगर देखा हो ध्यान से, या कोई भी करेंसी का नोट देखा होगा, तुम देखोगे यहां पर बड़े ध्यान से, यहां पे ना कुछ लिखा होता है, ये देख रहे हो? कभी तुमने ध्यान से पढ़ा है क्या लिखा होता है? इसमें नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, उस पर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे, साइन होती है। नहीं है तो जेब में 10 का नोट भी, 50 का नोट, कुछ भी होगा, निकाल के देख लो, वहां पे होगा, लिखा होगा बेटा आई प्रॉमिस टू पे। मतलब मैं वादा करता हूं कि मैं आपको इस पर्टिकुलर कागज के टुकड़े के बदले इतने पैसे दूंगा। चलो अब मेरा सवाल बच्चों से यह है, क्या करेंसी नोट एक प्रॉमिसरी नोट होता है? पहली बात मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को प्रॉमिसरी नोट का मीनिंग मालूम है। क्या करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट है? अगर तुम यहां पे चेक करोगे भाई, ये देखो यहां पर हर बार ना, जैसे करेंसी नोट है, उसके बैक साइड पे कहीं ना कहीं लिखा होता है। कोई भी करेंसी चेक कर लो अपनी, कोई भी तुम इंडियन करेंसी अपनी चेक करोगे, उसमें लिखा होगा यहां पर बैक साइड पे आई प्रॉमिस टू पे, ठीक है। तो बच्चा मुझे एक बात बताओ, क्या करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट है? यस एवरीबॉडी एग्रीज, क्योंकि इसमें वर्ड लिखा है प्रॉमिस टू पे। अब ढक्कन हूं, मुझे एक बात बताओ, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारा नोट थोड़ा सा फटा हुआ है, उसमें नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। मान लो तुम्हारी जेब में 10 रुपए का नोट है, भाई साहब तुम्हारे पास 10 रुपीज का नोट है। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें यहां पर बताता हूं एग्जैक्ट वर्ड्स क्या होते। अब जैसे भाई ये अपने पास 200 का नोट है, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड लिखे होते हैं, मैं धारक को ये 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन है। अब मान लो ये नोट मेरे से फट गया, फॉर एग्जाम्पल मैं चला जाऊंगा बेटा आरबीआई गवर्नर के पास, तूने मुझसे वादा करा था 200 रुपए दे, अब ये खराब हो गया नोट, तेरे को देने पड़ेंगे वरना मैं तेरे पे केस कर दूंगा। क्या तुम आरबीआई गवर्नर को ऐसे जाके बोल? क्या इतने छितर पड़ेंगे, याद रखना, अगर ऐसी हरकत करी तो याद रखना, पहला तुम्हें सवाल बता रहा हूं, करेंसी नोट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? क्योंकि ये जो वर्ड लिखा होता है ना आई प्रॉमिस टू पे, यहीं से बच्चा कंफ्यूज होता है। तो भाई साहब प्रॉमिसरी नोट होता क्या है? देखो पहली बात मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, प्रॉमिसरी नोट जो है ना कुछ इस प्रकार का नजर आता है, इस तरीके से। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें ना जिस बंदे ने पैसे लिए होते हैं ना, उसमें लिखता है आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो जिसने क्रेडिटर होता है वो बनाता है उसको, और क्रेडिटर उस पे लिखता है कि भाई मैंने इस बंदे से पैसे लेने हैं, और वो बंदा उसको एक्सेप्ट करता है। प्रॉमिसरी नोट जनरली बनाने वाला कौन होता है?
कौन बनाता है उसको? जिसने पैसे देने होते हैं। और वो वर्ड लिखता है कि भाई मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इतने पैसे और इतने दिनों के बाद दूंगा। तो बच्चा ये बात याद रखना, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, लैंग्वेज पढ़ो, इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अच्छा, उधर क्या था? अगर आप उधर चेक करोगे वर्ड था ऑर्डर। आपको याद है बिल ऑफ एक्सचेंज में वर्ड क्या था? ऑर्डर। यहां पर क्या है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब एक वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, इन राइटिंग, गिवन बाय द डेटर टू क्रेडिटर। वो क्यों होता था? वो क्रेडिटर बनाता था और क्रेडिटर डेटर से एक्सेप्ट करवाता था। यहां पर क्या होता है? डेटर जो है वो कराता है। अच्छा, डेटर बोलता है भाई मैं तेरी डिमांड पे या एक फिक्स डेट पे मैं तुझे पैसे दूंगा, या तेरे ऑर्डर पे किसी और बंदे को दूंगा। मतलब ऑब्वियसली यहां भी प्रॉमिसरी नोट का भी इंडोर्समेंट हो सकता है। तो याद रखना बच्चों, प्रॉमिसरी नोट के अंदर जब आप लिखोगे, आप एक लाइन को अच्छे से मार्क कर लेना, इट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। पहली बात, ये ऑर्डर नहीं है, ये अंडरटेकिंग है, प्रॉमिस है। दूसरी बात, ये एक डेटर देता है क्रेडिटर को। ये कौन देता है बच्चा? अ डेटर गिव्स इट टू क्रेडिटर। हाँ जी, पहले मुझे सारे बच्चे बताओ, जब तक बच्चे नोट कर रहे हैं, क्या तुम्हें प्रॉमिसरी नोट समझ में आ गया? तो अब सवाल दोबारा से, क्या करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट है? नहीं। कल को तुम आरबीआई से लड़ने चले जाओ, उसके गवर्नर को पकड़ लो, भैया लाओ 200 रुपए लाओ, कुछ नहीं मिलने वाला भाई। हाँ जी दोस्तों, तो पहला सवाल मेरे हिसाब से सारे बच्चों को क्लियर होगा कि भाई प्रॉमिसरी नोट क्या चीज होती है। कोई नोट तो नहीं कर रहा? कर लो बच्चा। हाँ जी बेटा पूछिए। हम लोगों को नोट है ना कि उसे बैंक। बेटा वो तो आप खाली नोट एक्सचेंज कर लेते हो या अपने अकाउंट में पैसे जमा करा देते हो। अब जैसे बेटा शी इज आस्किंग अ क्वेश्चन, कहती सर अगर सपोज हमारा कोई नोट फट जाता है तो हम बैंक में जमा करा लेते हैं, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। बट प्रॉमिसरी नोट इज नॉट अ करेंसी नोट, बेटा याद रखना, राइट? अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, आपने शायद सुना होगा, अभी जैसे आजकल लोग कर रहे हैं, आपके पास 2000 का नोट है, मान लो ज्यादा है, बेटा किसी के घर में बोरियां बड़ी 2-2 हजार के नोट की, तो भाई वो बंदा क्या कर रहा है इस टाइम पे? बैंक में जाएगा तब भी फंस जाएगा। देखो बेटा, गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो बहुत अच्छी, ब्लैक मनी वाले जितने भी बंदे होते हैं उनके पास मैक्सिमम 2000 का नोट होता है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो अप्रिशिएबल। प्रॉब्लम क्या, हमारी पब्लिक को समझ में नहीं आती। आपको पता है जो नोटबंदी करी थी वो भी बहुत अच्छी पॉलिसी थी। हाँ वो अलग बात है, उसमें टाइम पीरियड नहीं दिया। यहां पर उन्होंने और अच्छा करा, पब्लिक को टाइम पीरियड दिया ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। तो ये थोड़ी सी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की जो बहुत अच्छी होती है, बट क्या कि हम लोग को समझ में नहीं आती। क्यों? हम लोग को वो पैसे अंदर अलमारियों में मम्मियों के पास दबे पड़े होते हैं, उनकी अलमारियों में, वो निकलते हैं तो देखते हैं कि थब्बी की थब्बी पूरी बाहर, पूरी बोरियां बाहर आ रही है। ठीक है, तो भाई याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी गुड पॉलिसी टू स्टॉप द होर्डिंग ऑफ द ब्लैक मनी। और आपको पता है वैसे भी जो हमारी इंडिया में जो आम जनता है ना, आम जनता में से सिर्फ 10% लोग ही 2000 की करेंसी यूज करते हैं। मैक्सिमम लोग कितने, जो जितने भी ईमानदार लोग हैं वो 500 200 के नोट लेकर ही घूम रहे होते हैं। अभी आपको मैं मजे की बात बताता हूं, अभी क्या कल कुछ पेरेंट्स आ गए मेरे पास, सर फीस ले लो। मैंने कहा आपकी तो अभी इंस्टॉलमेंट ही नहीं है, ड्यू नहीं हुई। नहीं सर अब ले लो। किसमें दे रहे मेरे को 2-2 हजार के नोट में? बताओ मैं कहां लेके जाऊंगा भाई? मैं कहा ठीक है भाई दे दो। अब वहां पर क्या है, अल्टीमेटली पेरेंट्स ऐसे करना शुरू कर दिए, मतलब मैंने फीस मांगी नहीं,
पेरेंट्स आके जमा करा रहे हैं, सर जी फीस ले लो। मैंने कहा आपकी अगली इंस्टॉलमेंट तो अभी जून जुलाई में है। नहीं नहीं सर, अब अभी ले लो। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया प्रॉमिसरी नोट। आगे सुनते। प्रॉमिसरी नोट के फीचर क्या होते हैं? देखो बच्चा, सबसे पहली बात, अ प्रॉमिसरी नोट इज अ रिटन अनकंडीशनल प्रॉमिस। पहला लाइन को अच्छे से लिखना है। प्रॉमिसरी नोट क्या है बेटा? एक रिटर्न अनकंडीशनल प्रॉमिस, याद रखिए। दूसरा, इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द पर्सन टू whom क्रेडिट इज ग्रांटेड और बाय द डेटर। कहने का मतलब, प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? डेटर बनाता है। प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है बच्चा? डेटर। तो पहला फीचर दोबारा से, सर ये एक अनकंडीशनल वादा है, ये ऑर्डर नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर होता है, ये क्या है? ये एक वादा है। इसको कौन ड्रॉ करता है? इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है डेटर। ये किसको एड्रेस किया जाता है? थर्ड पॉइंट, ये एड्रेस किया जाता है उस बंदे को जो हमारा क्रेडिटर होता है। ये एड्रेस किया जाता है उस बंदे को जो एक्चुअली में हमारा कौन होता है? क्रेडिटर। चौथा पॉइंट, अमाउंट हमने याद रखना, पे करना होता है या तो ऑन डिमांड या फ्यूचर डेट पर। मतलब ऑब्वियसली यहां भी उधार का काम होता है। जितनी तुम ट्रांजैक्शन उधार में करते जाओगे, तुम्हारा अमाउंट तुमने फ्यूचर डेट पे करना है। पांचवा पॉइंट, अमाउंट हमेशा पेबल होता है इंस्ट्रूमेंट के बेरर को, या अगर हमने उसको बोल दिया भाई उसके ऑर्डर के हिसाब से, चल भाई एक काम कर, तूने बोला है तो हम इस बंदे को पे कर देते हैं। मतलब अगर एंडोर्समेंट होगी तो एंडोर्समेंट में जिस बंदे को एंडोर्स किया जाएगा उस। तो याद रखना बच्चा, जो पांचवा पॉइंट आपको वो ये बताता है कि हम लोग प्रॉमिसरी नोट को भी एंडोर्स कर सकते। ऐसा नहीं है कि प्रॉमिसरी नोट को एंडोर्स नहीं किया जा सकता। तो याद रखना बच्चा, इट इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग कि भैया हम प्रॉमिसरी नोट को भी एंडोर्स कर सकते हैं। और ऑब्वियसली सपोज कर लो, मान लो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल कि भैया सपोज यहां पर हमारे सलमान भैया ने कटरीना जी को लिख के दे दिया कि मैं वादा करता हूं तुझसे आजीवन प्यार करूंगा। क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? नहीं बेटा, उसमें पैसे होने चाहिए। कटरीना बोलेगी मुझे आजीवन कितने पैसे देगा ये बता दे, उसका प्रॉमिस कर दे। तो भाई साहब याद रखना, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको दिमाग में रखने हैं, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 पॉइंट्स आप देखोगे, 6 फीचर ही हमने करे थे बिल ऑफ एक्सचेंज के, और 6 फीचर्स ही हमारे पास हैं यहां पर इस पार्ट के। हाँ जी मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसके पैसे ना दिए जाए तो इसको भी आप कोर्ट में लेकर जाकर सामने वाले बंदे पे स्यू वगैरह कर सकते हैं। यार सिंपल सी बात है, आपने लिख के दे दिया कि मैंने फलाने बंदे को इतने पैसे देने हैं, तो ये वैसे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। और जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होता है, जैसे चेक हो गया, हुंडी हो गई, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, ये सब हमारे कोर्ट में वहां पर एक्सेप्टेबल होते। तुम इसको डिसऑनर करो, डिसऑनर समझते हो कि पैसे मत दो, अपने आप तुम्हें कोर्ट दिखेगा बाद। बच्चों क्या ये कहानी क्लियर है? गुड। कोई नोट तो नहीं करा बेटा? 6 में से कोई पॉइंट कर रहे? अच्छा कर लो। हाँ जी बच्चा।
बेटा बिल्स पेबल कैसे एंडोर्स होगा, मुझे एक बात बताओ, थोड़ा लॉजिकली सोचो। अगर आपने किसी के पैसे देने हैं तो आप किसी को क्या बोलोगे कि यार तू मेरे बदले पैसे दे दे, कोई मानेगा? चलो एग्री, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बट बिल रखता कौन है अपने पास? बड़ा एक बच्चे का सवाल है, सर क्या बिल्स पेबल एंडोर्स हो सकता है? क्वेश्चन जेन्युइन है और क्वेश्चन अच्छा भी है, बट आप मुझे बताओ हु इज द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? रखता कौन है? अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल लूं कि भाई इन दोनों में से आपके हिसाब से जब बिल ड्रॉ किया गया तो बिल किसके पास होगा, मुकेश के पास होगा कि भाई बिल्लू के पास होगा? ये बताओ। मुकेश के पास ऑब्वियसली, मतलब मुक्कू के पास होगा बिल। सिंपल सी एग्जांपल वाली बात करें तो होल्डर ऑफ द बिल जो होता है बेटा उसके पास बिल है, वही तो साइन करके आगे इंडोर्स कर सकता है। तो बिल्स पेबल कभी भी इंडोर्स नहीं हो सकता, हमेशा बिल रिसीवेबल ही इंडोर्स होता है, क्योंकि बिल्स पेबल बच्चा इसके पास होता ही नहीं है, इसने तो एक्सेप्ट करके इसको दे दिया। अब पैसे इसने लेने तो ही हैज द बिल, तो ये आगे इंडोर्स कर सकेगा। इंडोर्समेंट क्या होती है? उस पर साइन कर दिया कि भाई एक काम कर, पैसे जो हैं वो तू इस फलाने बंदे को दे दी। जिसके पास बिल होगा बेटा उसी के पास पावर होगी, राइट? गुड बेटा, प्रॉमिसरी नोट साइन करके हम सामने वाली पार्टी को दे देते हैं ना अपने। एक मिनट, अब थोड़ा लॉजिकली सोचो यार, आपने खुद ही नोट लिखा कि मैं उसको पैसे देने का वादा करता हूं और अपने पास रखोगे उसको? ऐसे तो घर पे मैं जितनी मर्जी चिट्ठियां लिखी जाऊं कि मैं वादा करता हूं मैं उसको 200 रुपए दूंगा, 300 रुपए दूंगा, तो उसका वैल्यू क्या रह गया? सामने वाले को दूंगा, उसका नाम लिखा होगा तभी तो वैल्यू बनी। बात समझ में आ गई भाई? हाँ जी दोस्तों, और कोई सवाल किसी के मन में? ठीक है भाई, अब ना बड़ा एक इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट तुम्हें कराने जा रहा हूं। पहली बात याद रखना, हमारे पास ना एक पहले तुम्हें थोड़ा प्रॉमिसरी नोट का मैंने बता दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर राहुल ने पैसे देने हैं, ठीक है? तो राहुल ने मान लो किसी पेई को, पेई मतलब जो अल्टीमेट रिसीवर होता है, उसको पैसे देने हैं, तो मेकर के साइन होते हैं। किसके साइन होते हैं बेटा? मेकर के। सारे बच्चे इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसमें मेकर के साइन होते हैं। ओके, अब दोस्तों मैं तुम्हें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बताने जा रहा हूं। तुमने इसको अभी नोट बाद में करना है, पहले इसको समझना है। मैं तुम्हें नोट करने का प्रॉपर टाइम दूंगा, क्योंकि ये टेबल अगर समझ में आ जाता है हमारी पूरी थ्योरी जो हमने अभी तक करी है सारी क्लियर हो जाएगी, राइट? समझो, सबसे पहला बिल ऑफ एक्सचेंज में दोस्तों 3 पार्टीज होंगी हमेशा, याद रखो। एक ड्रॉर, ड्रॉइंग और पेइंग, याद रखिएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा 3 पार्टीज हो। अच्छा, नेक्स्ट, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चा। इसके बाद प्रॉमिसरी नोट में हमेशा 2 पार्टीज होते हैं, मेकर एंड पेइंग। मेकर कौन? पैसे देने हैं, याद रखना। यहां मेकर कौन है? जिसने पैसे देने हैं। प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? मेकर। मेकर मतलब जिसने पैसे देने हैं, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद प्रॉमिसरी नोट क्या है और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो क्रेडिटर देता है डेटर को, बट ये क्या होता है? अनकंडीशनल प्रॉमिस। प्रॉमिस कौन देता है? डेटर टू क्रेडिटर। इसकी जो लायबिलिटी होती है ड्रॉअर की, वो हमेशा सेकेंडरी होती है। सर सेकेंडरी का मतलब समझो, ड्रॉअर की लायबिलिटी सेकेंडरी होने का मतलब क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं मुकेश ने आगे बिल एंडोर्स कर दिया, किसको एंडोर्स कर दिया भाई? मान लो अनिल को कर दिया एंडोर्स, तो मुकेश की लायबिलिटी पता है कब आती है? अगर बिल्लू अनिल को पैसे देने को मना कर दे तो भैया याद रखना, अनिल जो है वो किससे पैसे लेगा? मुकेश से। और मुकेश किससे पैसे लेगा फिर जाकर? बिल्लू से। तो कहने का मतलब ड्रॉअर की लायबिलिटी यहां पर कौन सी आती है? सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब अगर बिल्लू पैसे देने को मना करेगा तो उसकी लायबिलिटी आती है।
बच्चों ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें ऑब्वियसली प्राइमरी है बेटा, क्योंकि मैंने खुद ही साइन करके दिए हुए हैं। अगर मैंने खुद साइन करके दिए हुए, मेकर ने साइन करा हुआ है कि मैंने वादा करा कि मैं इतने पैसे आपके दूंगा, और मैंने कागज आपको दे दिया, बेटा मेरी लायबिलिटी क्या है? एब्सोल्यूट प्राइमरी, राइट? ये बात याद रखिएगा। अच्छा इसके बाद इसमें जो एक्सेप्टेंस होता है, याद रखना, इसमें मुझे सामने वाली पार्टी के साइन करवाने पड़ेंगे। एक बात बताओ, अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज खुद ड्रॉ करके बैठ जाऊं और सामने वाली पार्टी का साइन ही ना कराऊं उस पर, तो मेरे लिए कोई बिल ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू है? नहीं। याद रखना, प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस कर कर आता है भाई, सामने वाला खुद लिखता है कि मैंने तेरे पैसे देने। देखो लैंग्वेज को समझो। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज कहता है भाई मैंने इससे पैसे लेने हैं, चल तू साइन कर। सपोज मैंने युगांश को बोला, मैंने कहा भाई मैंने तेरे से पैसे लेने हैं, चल कागज पे साइन कर। ये क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। अब युगांश मुझे लिख के दे रहा है कि मैंने इतने पैसे देने सर के। ये क्या है? प्रॉमिसरी। इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहा है। एक बात याद रखना, इसमें कई बार ड्रॉर और पेई सेम बंदा होता है। आपको याद होगा, अगर एंडोर्समेंट नहीं है, अगर एंडोर्समेंट नहीं है तो ड्रॉर और पेई सेम बंदा हो गया। बट इसमें मेकर और पेई कभी भी सेम नहीं होता। कि मेकर कौन होता है? जिसने पैसे देने हैं, और पेई कौन होता है? इसको पैसे लास्ट में मिलने। याद रखना, इट कैन बी पेबल टू द बेरर। मतलब सपोज कर लो, इसने मुझे एक बिल साइन करके दे दिया, मैंने मान लो इसको आगे ट्रांसफर कर दिया, तो ये बिल लेके चली गई, तो उसको अल्टीमेटली पैसे मिल जाएंगे। बट याद रखना, प्रॉमिसरी नोट में जनरली क्या होता है? इट कैन नॉट बी पेबल टू द बेरर, इट कैन नॉट बी ड्रॉन एज पेबल टू द बेरर ऑन डिमांड। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है बेटा, इस लाइन को समझना। जरूरी नहीं है कि बेरर के पास होगा, बात को समझो। उसमें लिखा है भाई मैंने इस बंदे के इतने पैसे देने में वादा करता हूं। तो जनरल केसेस में मैं कहना क्या चाहता हूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स करना तो बहुत इजी होता है, बट प्रॉमिसरी नोट को जनरली लोग एंडोर्स नहीं करते। ये कहने का मतलब, बड़ा बात समझ में आ गई? इज द 6 पॉइंट्स क्लियर? आई कांट हियर ऑल टॉपर्स ऑफ सी, एवरीबॉडी इज क्लियर? शाबाश, वेरी गुड। पहले फटाफट से नोट करें। हाँ जी बच्चा पूछते जाइए बेटा, बाकी लोग नोट करते जाइए। बेटा कर सकते हैं, बट जनरली प्रॉमिसरी नोट एंडोर्स नहीं होते। ठीक है, ओके। हाँ जी रिया जी पूछिए बेटा, आप क्या पूछ रहे हैं? बेटा बाकी लोग नोट करना शुरू कर दें, तब तक बाकी बच्चे क्वेश्चंस। कौन सा बेटा? थर्ड पॉइंट। बेटा थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो लायबिलिटी में आपको कह रहा था ना। लायबिलिटी बच्चा देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है हमारी सेकेंडरी, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाता है एंडोर्स। बात को समझो, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बच्चा? एंडोर्स हो जाता है। एंडोर्स होने का मतलब क्या होता है? कि मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज आगे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब समझो, मुकेश ने पैसे अनिल के देने हैं। इन केस बिल्लू ने अगर पैसे नहीं दिए, किसको नहीं दिए? अनिल को, तो अनिल किसके पास आएगा? मुकेश के पास, राइट? तो मुकेश की ऑब्वियसली लायबिलिटी सेकेंडरी है। मुकेश की लायबिलिटी कब राइज होती? जब सामने वाली पार्टी पैसा नहीं देती है। इज दिस क्लियर? हाँ जी दोस्तों, और कोई सवाल किसी के मन में? हाँ जी पूछते जाइए। नहीं बेटा, ये दोनों पार्टीज के ऊपर अपना विश होता है और अपना विलिंगनेस होता है। ये डिपेंड करता है दोनों पार्टीज की डीलिंग के ऊपर। इट इज नॉट कंपल्सरी। और कोई सवाल? चलो दैट्स ग्रेट। बच्चे एक काम करें भाई, जरा फटाफट से नोट करें। 6 पॉइंट्स पहले नोट कर लें।
हाँ जी दोस्तों, मुझे बताइए क्या सारे बच्चों को ये 6 पॉइंट्स क्लियर हैं? चलिए, दैट्स ग्रेट। भाई बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ना ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं जो मैंने अभी बचा के रखे थे। मैंने कहा इसको मैं बाद में आराम से कराता हूं। सबसे पहले मेरी बात को समझो। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है बेटा प्रोटेस्ट फॉर डिसऑनर। ये क्या है? देखो सिंपल सी बात है, अगर सामने वाली पार्टी बिल का पैसा देने को मना करती, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई ये भाई साहब बोलते हैं सर जी मैं बिल का पैसा नहीं दूं, बिल्लू मना कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, मुकेश जाएगा कोर्ट में, वो जाकर बिल को क्या कर देगा? प्रोटेस्ट, मतलब अगेंस्ट केस कि भाई ये मेरे को पैसे देने को मना कर रहा है। बट इसमें कोई प्रोटेस्टिंग नहीं चाहिए क्योंकि वो सामने वाला बंदा मना ही नहीं कर सकता, उसने खुद लिख के दिया हुआ कि मैंने पैसे देने हैं। देखो फर्क क्या होता है, यहां पर ये भाई साहब लिखते हैं कि मैंने सामने वाले से पैसे लेने और सामने वाला साइन करता है। कल को सामने वाला मना कर सकता है यार मेरे साइन इसने गलती से करा लिए, साइन गलत है, ये कुछ भी मेरे साइन ही नहीं है। तो फिर इसको यहां पर कोर्ट में जाकर प्रोटेस्ट करना पड़ता है बिल को। प्रॉमिसरी नोट के अंदर भैया प्रोटेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है, उसने खुद लिख के दिया है कि मैंने पैसे देने। समझो बात को, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो याद रखना डिसऑनर होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रोटेस्टिंग होती है। बट अगर आपके पास प्रॉमिसरी नोट होगा उसमें कोई भी प्रोटेस्टिंग की जरूरत नहीं होती। आगे नोटिस ऑफ डिसऑनर। भाई साहब नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन टू ऑल पर्संस लायबल टू पे। मतलब याद रखना, सपोज मुकेश ने बिल इंडोर्स करा अनिल को, अनिल ने कर दिया टाटा को, टाटा ड्यू डेट पे पैसे मांगने गया बिल्लू से, बिल्लू मना कर देता है, तो बेटा टाटा क्या बोलेगा? टाटा सबसे पहले वो जाएगा अनिल के पास। अनिल किसके पास जाएगा? मुकेश के पास। तो हर एक को डिसऑनर का नोटिस जाता है, सारी पार्टीज को। बट यहां पर प्रॉमिसरी नोट में मुझे एक बात बताओ, नोटिस करना क्या है भाई? जिसने पैसे देने हैं अगर वो मना करेगा तो उसको पकड़ के लगाएंगे, दे बड़ा पैसे तेरे साइन है। मतलब ऐसे नहीं कर सकते लगाएंगे, याद रखना है। तो कहने की बात है भाई, ऐसे मारा मारी नहीं करते होते। तो भाई तुम्हारे पास प्रूफ है कि सामने वाले पार्टी ने तुम्हारे पैसे देने हैं। हाँ जी दोस्तों, मुझे बताइए क्या ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट सारा क्लियर है? आई कांट हियर बट टॉपर्स एवरीबॉडी इज क्लियर। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। बड़ा बच्चे इसको नोट करें, मैं अभी आज की क्लास में फर्स्ट लेक्चर है सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज का थ्योरी कराऊंगा। कल से शुरू करेंगे इसके फंडास, दैट इज प्रैक्टिकल्स। तो भाई याद रखिएगा अभी आज की क्लास में सिर्फ थ्योरी, पहला लेक्चर ओनली फॉर थ्योरी, और कल इसके दोस्त हम लोग करेंगे फंडास एंड प्रैक्टिकल्स। तो आज आप लोग अभी इतना ही कर लीजिए एंड वी विल प्रोसीड फर्दर टुमारो। बेटा लास्ट का पॉइंट एक बार आपके लिए दोबारा, भाई साहब अगर डिसऑनर होगा तो नोटिस सबको मिलेगा, ड्रॉअर में जितने भी होंगे सारे, बट उसमें ऐसे कोई नोटिस की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी दोस्तों, मुझे बताइए किसी बच्चे को थ्योरी में डाउट? चलिए बच्चे काम करें बेटा, इसको नोट करके 10 मिनट का ब्रेक लें, टेक अ रिफ्रेशिंग ब्रेक एंड देन वी स्टार्ट विद द मैथ्स क्लास।